बान और शान मेरे देश के किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है श्रीमान। जी हाँ, आप सबों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए हमेशा की तरह हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि भवन रांची में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन। बकरी पालन व्यवसाय की तरक्की के लिए है बकरा प्रजनन योजना। सूकरों को चेचक से बचाने के लिए टीकाकरण है जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। बकरी पालन व्यवसाय की तरक्की के लिए पशुपालन विभाग झारखंड द्वारा बकरा प्रजनन योजना चलाई जा रही है। इस योजना से पहले साल के अंत तक 11,694 तथा दूसरे साल के अंत तक 40,929 छवनों की उत्पत्ति का अनुमान है। बकरा प्रजनन योजना के अंतर्गत 5 बकरी और 1 ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया जाता है। इन 6 पशुओं की इकाई लागत 22,500 रुपये है, जिसमें बकरियों की कीमत दवा, टीका, औषधि, खाद्य एवं रख रखाव की आवश्यक सामग्री सहित 3 वर्षों का इंश्योरेंस शामिल है। इस योजना के लिए वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जो इस व्यवसाय में पहले से काम कर रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त बकरी पालकों को प्राथमिकता दी जाती है और 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार की कोशिश है कि झारखंड के किसान दूसरे राज्यों में की जा रही उन्नत खेती को प्रत्यक्ष रूप से देखें और उन बेहतर तकनीकों का उपयोग अपनी खेती में भी करें। इसी उद्देश्य को लेकर रांची जिला के मांडर, इटकी और बेड़ो प्रखंड के 15 किसानों के एक दल ने बिहार के नालंदा जिले का कृषि दौरा किया। वहां बड़े भूभाग पर श्रीविधि से की जा रही गेहूं की खेती और व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया। सूकरों में होने वाली चेचक की बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। चेचक हो तो इससे पहले ही सूकरों को चेचक का टीका दिलवा देना चाहिए। अगर चेचक हो चुका है तो सूकरों के शरीर पर आए फफलों को गर्म पानी में पोटास डालकर धोना चाहिए और वैसलीन तथा बोरिक एसिड लगाना चाहिए। जिन सूकरों को चेचक हो गया हो उन्हें तुरंत झुंड से अलग कर देना चाहिए। उन्हें हल्का फुल्का भोजन देना चाहिए तथा स्वच्छ और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। शरीर पर उभरे फफलों को हल्के गर्म पानी में पोटाश डालकर धोना चाहिए तथा वैसलीन और बोरिक एसिड लगाना चाहिए। जिन सूकरों को चेचक नहीं हुआ है, एहतियात के तौर पर उन्हें पहले ही चेचक का टीका दिलवा देना चाहिए। जो पशुपालक दूध उत्पादन या दुधारू गाय पालने को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, वो ऐसी उन्नत नस्लों वाली गाय पालें जो अधिक दूध देती हो। इस दृष्टिकोण से साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, हरियाणा और बड़ी गंगातीरी नस्ल की गाय पालें। साहिवाल नस्ल की गायों का रंग आमतौर पर लाल और कत्थई होता है। शरीर मांसल और भारी भरकम होता है। इसके एक ब्यात का दूध उत्पादन औसतन 2,500 से 3,000 लीटर होता है। लाल सिंधी प्रति ब्यात 1,800 से 2,500 लीटर दूध देती है। थारपारकर प्रति ब्यात 1,800 से 2,700 लीटर दूध और हरियाणा नस्ल की गायें 1,000 से 1,500 लीटर दूध देती हैं। बड़ी गंगा तीरी बिहार और पूर्वी प्रदेश में पाई जाने वाली नस्ल है। यह 1 से 2,000 लीटर प्रति ब्यात देती है। जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन कृषि भवन रांची में किया गया, जिसका उद्घाटन आत्मा के सह निदेशक ने किया। मौके पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सह निदेशक आरपी सिंह रतन सहित वरीय वैज्ञानिक मौजूद थे। इस मेले में किसानों ने अपनी बेहतर फसलों की प्रदर्शनी लगाई। रांची जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन कृषि भवन रांची में किया गया, जिसका उद्घाटन आत्मा के सह निदेशक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के कई किसान उपस्थित थे। मेले में किसानों ने अपने बेहतर फसलों की प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सह निदेशक आरपी सिंह रतन ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के बीच जो नवीनतम तकनीक है उसकी जानकारी पहुंचाई जाए और मेला या कृषि प्रदर्शनी एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान काफ़ी
होता है। किसान से किसान, किसान से वैज्ञानिक, किसान से पदाधिकारी, किसान से कृषि कार्यकर्ता, ये सबों के बीच में एक संवाद स्थापित होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आज हम जिस किसान से मिलने वाले हैं, उनका मानना है कि बेहतर खेती के लिए कुछ आवश्यक शर्त की ज़रूरत होती है। जो किसान इन शर्तों पर यानी मानदंडों पर खुद को खरा साबित करता है, वही सफलता हासिल करता है। शिव नारायण सिंह गंझू एक ऐसा नाम है जो नामकुम प्रखंड के अंतर्गत फलदार फसलों की खेती करने वाले पहली पंक्ति के किसानों में एक है। ये बागवानी फसलों का बहुत उम्दा उत्पादन करते हैं। इसकी वजह है इनका बागवानी संबंधित ज्ञान। आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं ये अपने बागवानी की देखभाल के लिए क्या कर रहे हैं। पौधा लगाने से अधिक पैसा आएगा और मैं किसान भाइयों को यही मेरा सलाह है कि और अपना लगाने के लिए पलांडू जो संस्था है वहाँ जाकर संपर्क करें और अपना ज़मीन पर जैसे ज़मीन है उसमें वो पौधा लगा और अधिक से अधिक वो भी फायदा मुनाफा कमा सके। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2050 रुपए से 2150 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2500 रुपए, गेहूँ 1500 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10150 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली खेती-बाड़ी के बारे में, मंडी की भाव के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में। और किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है।
पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। बिल्कुल तो किसान भाइयों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, लेकिन ये जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे कारू दादा और मंगरा दादा से। तो चलें? बिल्कुल, नेकी और पूछ चलते हैं। चलिए। मंगरा दादा, ओ मंगरा दादा, अरे तेरी के आप लोग हैं जी। बाप रे बाप, क्या दादा आप भी अरे आप तो ऐसे ढाक तोप के सुतल है ना, एकदम ऐसे डरा दिए आप। बैठिए। ऐसे सोया जाता है दादा? आप हम लोग का दिल का धड़कन तेज करवा दिए। अरे बहुत टेंशन हो गया है। तबीयत भी ठीक है ना? मेरा तबीयत तो ठीक है दादा। हाँ। अरे घर में जो हम गरू छगरी पोसे है ना, उसका तबीयत एकदम गड़बड़िया आ गया है। अरे बाप रे, आप तो ऐसे सो रहे थे, हम लोगों को लगा कि आप ही का तबीयत खराब है। मेरा तबीयत ठीक है। अब एक बात बताइए झुमकी बहन, हाँ। कि मेरे जैसे जो पशु पालक हैं, जो किसान हैं, अगर उनका गरू छगरी को निमोनिया बीमारी हो जाए, उसको ना एकदम खस्ता भी है बीच बीच में, और हम कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। अरे तो का दवाई किया जाए, का विरोध किया जाए, का दिखाया जाए, कुछ उपाय तो बताइएगा ना। एकदम इस परेशानी से तो हमारे और भी किसान भाई जूझ रहे होंगे। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पशुओं में निमोनिया हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे पशुओं को कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी दवा दें, इसका कैसे इलाज करवाएं। बहुत परेशान है दादा मेरा सब गरू छगरी सब। तो चलिए हम जानकारी दिलवाते हैं। बिल्कुल, आज आप हमारे कौन से विशेषज्ञ से मिलवा रहे हैं? हमारे चलिए हम मिलवाते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से और जानकारी दिलवाते हैं पशुओं में निमोनिया रोग के बारे में। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। हमारे किसान भाई को आप बताएंगे जो निमोनिया रोग क्या है। निमोनिया रोग सभी पशुओं में होने वाली बीमारी है, जो जीवाणु, विषाणु और कृमि तीनों तरीके से हो सकती है। और तो ये जनरली ज़्यादातर जो है कि मौसम में बदलाव या ठंड अधिक लगने से जो पशुओं में के अंदर पाए जाने वाले विषाणु, जीवाणु और कृमि हैं, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और उसके बाद वो फेफड़ों में संक्रमण पैदा करते हैं और वो फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण निमोनिया रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं, ये हमारे किसान भाई को आप बताएं। कैसे हम जाने हमारे पशु को निमोनिया रोग हुआ? हाँ, ये लक्षण किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जीवाणु, विषाणु और कृमि तीनों से निमोनिया हो सकता है। तो वो क्या होता है कि जीवाणु जो है बैक्टीरियल निमोनिया होगा, उसमें बहुत से बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत से बैक्टीरिया जो हैं सांस के नली में पाए जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है, रोग पैदा करता है, संक्रमण पैदा करता है और वहाँ पर वो जो सांस लेने की जो उसकी क्षमता होती है पशुओं में, वो घट जाती है। तो जैसे ही सांस लेने की क्षमता घटती है तो वो क्या होता है कि पशु पेट से सांस लेना शुरू कर देता है, पेट से और छाती से, तो दोनों से वो सांस लेगा और बहुत तेज़ी से, क्योंकि पशुओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है और जब ये संक्रमण हो गया तो फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से सांस लेंगे, तो पेट और छाती, पंजड़ा जो कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है। तो एक लक्षण ये मिलेगा। दूसरा है कि बैक्टीरिया और वायरल दोनों है, तो इसके संक्रमण जब होगा तो
तापमान बढ़ जाएगा, शरीर का ताप बढ़ जाता है तो बुखार होने लगता है। तीसरा है कि वो नाक से पानी गिरने लगता है, नाक से पानी गिरने लगेगा तो ये बैक्टीरिया से, जीवाणु से और विषाणु से होने वाली है। तो जीवाणु से अगर, बैक्टीरिया से अगर निमोनिया होगा तो नाक से जो पानी होगा वो गाढ़ा पानी गिरेगा, और अगर वायरस से होगा तो वो आपको पतला पानी की तरह वो निकलता है। तीसरी एक बीमारी है जो हमने बताया, कृमि से भी निमोनिया हो जाता है। तो कृमि क्या होता है कि जब उसको बढ़ने का मौका मिलता है तो वो लंग्स के, फेफड़े के कृमि होते हैं जो फेफड़े में चले जाते हैं और वहाँ पर उसमें पूरा उसको डैमेज, पूरा नुकसान पहुँचा देते हैं। तो जिसके कारण पूरा फेफड़ा का नुकसान होने के कारण वो सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और उसमें सांस बहुत तेज़ी से लेता है और नाक से पानी गिरता है। लेकिन अगर कृमि से अगर निमोनिया होगा तो उसमें बुखार नहीं होता है। तो किसान भाई इससे पता कर सकते हैं कि अगर बुखार है तो बैक्टीरिया या वायरस होगा, अगर बुखार नहीं है तो कृमि से होगा। तो कृमि से होगा तो उसके लिए उपचार के लिए कृमिनाशक दवाई दिया जाएगा, और बैक्टीरिया वायरल है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अब ऐसा है कि पशुओं का जो उपचार किया जाता है उसका वजन के अनुसार उसकी दवा दी जाती है। तो इसलिए आपको निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही उसकी दवा देनी चाहिए। हमारे किसान भाई जो सुदूर देहात में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो कभी कभी काफ़ी बेचैनी अनुभव करते हैं। जो हम अपने पशु को कहाँ ले जाएं, किस तरह उसका रख रखाव करें, कैसे परिवेश मुँह से हम रखें, इसके बारे में आप किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो जैसे कुछ घरेलू, निमोनिया में होने पर कुछ घरेलू उपचार भी वो कर सकते हैं। तो जैसे यूकलिप्टस का तेल मिलता है, वो यूकलिप्टस का तेल अगर आप कपड़े में डालकर और उसको नाक में पास ले जाकर सूंघाने से उसको ये करेंगे तो उसका जो वेपर है, वाष्प जो होता है यूकलिप्टस का वाष्प का, वो लंग्स में जाके वहाँ पर उसकी सक्रियता को, फेफड़े की सक्रियता को बढ़ा देता है। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा समय उनके पास, पशुपालकों के पास मिल जाता है, जानवरों को भी थोड़ा सा रिलीफ होता है, वो सांस ठीक से लेने लगते हैं। तो फिर वो उपचार, फिर निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाकर उपचार करा सकते हैं। तो इस चीज़ों को नहीं होने के लिए आपको एक हवादार मकान बनाना पड़ेगा, कि वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब कि खिड़की, हवा उस घर से आराम से निकलते रहे, आते जाते रहे, तो जिससे बहुत से कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हैं वो हमेशा बाहर निकलते रहेंगे। तो उससे इन्फेक्शन, जितना अधिक विषाणु, कीटाणु हवा में रहेगा, क्योंकि ये हवा से भी होने वाली बीमारी है, तो जितना सांस में जाता है, सांस लेता है तो हवा से सांस के नली में चली गई, तो जीवाणु और विषाणु सब सांस के नली में चला गया। तो अगर आप क्रॉस वेंटिलेटेड बहुत हवादार मकान बनाएंगे तो आपके जो रखने वाले घर हैं वहाँ पर कीटाणु विषाणु नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, पशुओं को धूप में ले जाएं। तो इस तरह के उपाय करने के बाद वो कुछ हद तक इस बीमारी को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना हमारे विशेषज्ञ जी कितनी अच्छी जानकारी दी। जो निमोनिया रोग क्या है, उसका उपचार, उसका लक्षण, रख रखाव, बच बचाव, आशा एवं पूर्ण विश्वास है आप अवश्य लाभान्वित होंगे। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, आपको भी जोहर। अब आप इत्मीनान हो गए हैं ना? हाँ जी, ये सब हमको पहले से पता रहता ना कि अगर निमोनिया हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए, और निमोनिया होने से पहले से ही इस मौसम में हम लोग को बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए जो हमारे विशेषज्ञ बताएं, हम बहुत बढ़िया से बुझ गए। और जो भी मेरे जैसे पशुपालक हैं, आप लोग भी बात का ख्याल रखिएगा, कितना बढ़िया बढ़िया उपाय बताएं तो आपका पशु को सब निमोनिया टाइप का कोई रोग नहीं होगा। हाँ, तो दादा अब तो आपको जानकारी मिल गई। हाँ। और हमें लगता है कि किसान भाइयों को हमें और भी बहुत सारी जानकारी देनी है, और साथ ही साथ कारू दादा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो झुमकी बहन अब चला जाए कारू दादा के पास। कारू दादा पास जाइए, तो उस सरसों का खेत में हम उनको देखे थे। अच्छा, तो चलते हैं दादा। जोहार। ठीक है, तो आप चलिए, तो हम भी कुछ उपाय कर लेते हैं ना। हाँ, एकदम चलिए, एकदम चलिए चलिए चलिए।
सब ठीक है ठाक। और सरसों के खेत में लगे हुए हैं। हाँ, वही देख रहे हैं कि सरसों का खेती में इसका क्या देखभाल करे, कैसे करे। सब तो समय पे सब कुछ कर रहे हैं। और कोई विशेष चीज हो आप लोग के जानकारी में तो हमें बताया जाए। दादा आप तो सरसों का खेती कर रहे हैं, लेकिन एक ठो किसान है भुइयाडी का, अच्छा, जितेंद्र महतो जी। अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया सरसों का खेती किए हैं, और ऐसा खेती किए हैं जानते हैं, जहाँ आपके यहाँ तो कुआं भी है और बढ़िया पटवन का भी साधन है, उनके पास पटवन का भी साधन नहीं है। थोड़ा सा उधर घसकिए, वो देखिए। हाँ, तो वहाँ पटवन का भी साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना बढ़िया सरसों का खेती किए हैं, इतना बढ़िया सरसों की खेती है कि देख के एकदम मन खुश हो जाएगा। तो आप कारू दादा को मिलवाएंगे उनसे या नहीं? अरे कारू दादा के साथ साथ हम अपने तमाम किसान भाइयों को जितेंद्र महतो जी से मिलवाएंगे। तो चला जाए जितेंद्र महतो जी से मिलने। बिल्कुल, तो आइए। हाँ जितेंद्र जी, आप एक सफल कृषक हैं और हम देख रहे हैं कि आपके जितने भी खेत हैं सभी खेतों में कुछ न कुछ फसल लगे हुए हैं। आप अपने खेतों में क्या क्या लगाए हुए हैं? खेतों में सर बहुत लगाए, सरसों लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, आलू लगाए हैं। ये देखें तो आपके खेतों में सब्जी की कई फसलें हैं और साथ ही कुछ तिलहनी की फसलें भी नज़र आ रही हैं। देख रहे हैं जितेंद्र जी कि आपके खेत में जो है सरसों का फसल लगा हुआ है। हाँ, सरसों का लगा हुआ है। सरसों का ढेरे लगा हुआ है, 3-4 किलो लगाते हैं। तो कितने खेत में लगाए हुए हैं सरसों का? 3-4 को खेत में लगाए हैं। 3-4 खेत में लगाए हुए हैं सरसों का फसल। तो जितेंद्र जी बताएंगे आप इसमें सरसों का किस तरह के बीज का किस्म का इस्तेमाल आपने किया है? हम लोग हाइब्रिड अभी आया हुआ है मार्केट में, वही हाइब्रिड करते हैं सरसों में। सब है मैंने हाइब्रिड आजकल आया हुआ, सब मैंने हाइब्रिड करते हैं हम लोग। हाइब्रिड बीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे जितेंद्र जी कि सरसों की रुपाई करने के बाद ये सरसों का जो फसल है सही तरीके से तैयार हो, इसे अच्छी उपज प्राप्त हो, इसके लिए किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आप क्या किन बातों पर ध्यान आपने दिया है? हम लोग जब सरसों जब मतलब रोपते नहीं है, बूंद देते हैं, उसमें पानी पटवान देते हैं। अगर नई जर्मिनेशन हो रहा है तो उसके बाद फिर मैंने जर्मिनेशन होगा, उसके बाद जब फल फूल लगने लगता है, जो मिट्टी का मैंने जब पानी नहीं रहता है, मैंने पानी उसको टान लगे, उसमें पानी फिर डालते हैं उसमें मशीन से। नहीं तो खरपतवार जो है फसल पर ही आक्रमण कर देता है और उपज प्राप्त आशा के अनुरूप नहीं हो पाता है। तो खरपतवार को हटाने के लिए क्या करते हैं? हाथ से हटाते हैं, कुछ इसके लिए मशीन भी है? उसके लिए मशीन है, उसके लिए मैंने स्प्रे करते हैं। मतलब कोई लाही हुई लगता है तो उसमें मशीन से स्प्रे कर देते हैं उसको। यानी किसी तरह का कीट लगता है, रोग लगता है, इसके दवा का भी छिड़काव करते हैं? छिड़काव करते हैं। तो क्या वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती की जाए, इसके लिए कहीं से जानकारी आपको मिल पाई है? नहीं, वो तो नहीं पाई है, उतना जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग उतना दूर पहुँचबे नहीं किए हैं। तो अभी जो हम लोग का जो भुइयाडी में ऐसा कृषि है, जो कृषि करता है, हम लोग कृषि बाड़ी में लगल है, वही टाइप का ही करते हैं। तो उसे हम लोग मैंने अच्छा ही करते हैं, काहे कि हम लोग थोड़ा मैंने उसको मेहनत करके गोबर वो डाल के कर देते हैं। और क्या जी, अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा आप लोग करते हैं और बहुत अच्छा प्रयास आप लोग का है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ कि आपके खेतों में हर तरह की सब्जियां हैं, और फिलहाल जहाँ हम बैठे हैं सरसों के खेत में, वो तो लहलहा रही है, हरियाली छाई हुई है। तो ये हरियाली और भी हरियाली बरकरार रहे और भी हरियाली हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जो रोग लग जाएं, कीट लग जाएं, तो उसके लिए सही दवा का छिड़काव करें और सही दवा की जानकारी भी होनी चाहिए। तो क्या विशेषज्ञ से कोई संपर्क करते हैं आप इसके लिए? विशेषज्ञ तो हम लोग का संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग मतलब जो यहाँ करता है जो तरीके से, वही टाइप का ही करते हैं हम लोग, है ना। आप तो जानती होंगे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है जानकारी देने के लिए, पलांडू के कृषि विशेषज्ञ हैं जानकारी देने के लिए, और इन विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात भी समय समय पर हुई होगी। तो क्या आप उनसे जानकारी लेने का प्रयास आपने किया कभी? हाँ, वो करते हैं, थोड़ा बहुत। हम लोग हलधर महतो है ना, उससे थोड़ा बहुत करते हैं। हलधर महतो जी भी एक सफल कृषक है जी ना। तो हलधर महतो जी के अलावा कोई कृषि वैज्ञानिक का नाम बताएंगे जिन्होंने आपको जानकारी दी हो खेती के लिए? खेती के लिए वो तो जानकारी हम लोग का नहीं है, और नहीं कोई हम लोग को नहीं दिया हुआ है। हम लोग मतलब जो तरीके से हम लोग अपना ही करते हैं, वही टाइप का ही कर रहे हैं हम लोग। सिंचाई की व्यवस्था हो, इसके लिए कुछ सोचा आपने? नहीं, सिंचाई की व्यवस्था के लिए तो सोचे हैं, कुआं चाहे कोई हम लोग का तो प्रोसेस हम लोग को मशीन में देते हैं, कहीं कुआं है तो सिंचाई के लिए।
किस तरह की सिंचाई की बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर कि हर खेतों को पानी मिल सके और अच्छी फसल हो? नहर की व्यवस्था होगी, चाहे सिंचाई की कोई भी व्यवस्था होगी सरकार की तरफ से, तो यहाँ अच्छी खेती हो जाएगी। जितेंद्र जी, अभी तो आप पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं और प्रयास ही बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी उत्पादन भी आप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तरीके से यदि आप खेती करें और आप विशेष जानकारी हासिल करें तो आप एक और भी अच्छे कृषक हो सकते हैं और अच्छी आमदनी आपको मिल सकती है। जितेंद्र जी, आप अपने अनुभवों से हमारे अन्य कृषकों को, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ गई। आप हमारे किसान भाई बहनों को ले जाने वाले हैं IMD पुणे, क्यों? तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे से प्राप्त जो कृषि सलाह है उसे बताने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है कृषि सलाह। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त कृषि सलाह के अनुसार जो किसान भाई गर्मा धान की खेती करना चाहते हैं और अभी तक पिछड़ा उगाने के लिए बीज को नर्सरी में नहीं गिरा पाए हैं, वे जल्द से जल्द नर्सरी की तैयारी कर बीज डालें। 1 एकड़ में धान की रोपनी के लिए 20 किलोग्राम बीज और 10 डिसमिल नर्सरी की आवश्यकता होती है। नर्सरी में 1 क्विंटल गोबर की खाद, 5 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। अब क्या विचार है? अब तो विचार प्रकट करने का समय नहीं है झुमकी बहन, और शुरू हो गई बिल्कुल है अब समय कह रहा है कि अब हमें किसान भाइयों से अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल सही तो कहा। हाँ। लेकिन चलते चलते हम अपना पता तो जरूर बता दें बिल्कुल, अपने किसान भाई बहनों को, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक जरूर लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।